नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल टीवी का हमारा ये प्रोग्राम बोलती है बुलंदियाँ। और आज इसी कड़ी में मैं अर्चना जैन आपको मिलवा रही हूँ अलवर यूरोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर के डॉक्टर अरुण कुमार जैन से, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अरुण सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि यूरोलॉजी क्या है और किन किन बीमारियों को यहाँ ट्रीट किया जाता है। देखिए, शल्य चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियाँ हैं जो अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों को ट्रीट करती हैं। जैसे न्यूरो सर्जरी है, वो ब्रेन की बीमारियों से ट्रीट करती है। कार्डियक सर्जरी हार्ट की बीमारी से ट्रीट करती है। ऐसी यूरोलॉजी या यूरो सर्जरी एक पद्धति है जो कि किडनीज, पेशाब की थैली, पेशाब के अंगों और निसंतानता, आदमियों में, मर्दों में निसंतानता, इन सब से डील करती है और इनके ट्रीटमेंट के लिए। जी, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के जो यूरिन सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम या सॉल्व किए जाते हैं। दोनों के ही सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको यूरोलॉजी डील करती है। इन बीमारियों के संकेत क्या हैं, अगर आप हमें समझा पाएँ तो। यूरोलॉजी में जो बीमारियां हैं उनके बहुत कम संकेत होते हैं जो कि आप अपने आप पता लगा सकते हैं। पेशाब में कोई दिक्कत होना, पेशाब करने में, पेशाब में कोई खून आना, पेशाब करने में जलन या पेशाब रुक जाना, आपके क्या कहते हैं, पेशाब में कोई पत्थरी बन जाना या कोई दर्द होना या पेशाब के रास्ते में दर्द होना, या जिसे बहुत लोग जानते हैं कि स्टोन का दर्द हो रहा है, उससे रिलेटेड ये सब भी जो दिक्कतें हैं ये यूरोलॉजी के अंडर आती हैं और ये इनका इलाज हम लोग करते हैं। जी, किडनी से रिलेटेड डिजीज़ जैसे किडनी में स्टोन्स हैं और डायलिसिस, इनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। किडनी से रिलेटेड कई बीमारियां होती हैं। उनमें से एक बेहद कॉमन बीमारी जो कि हमारे राजस्थान में पाई जाती है वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन अपने आप में किडनी के अंदर बनते हैं और फिर पेशाब के नली में नीचे उतर के पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करते हैं। किडनी स्टोन्स ऑलमोस्ट 30% हमारी जनता में पाए जाते हैं और वो छोटे से लेकर बड़े से बड़े होते हैं। किडनी स्टोन्स का इलाज संभव है। किडनी स्टोन्स का इलाज ऑपरेशन द्वारा होता है, दवाइयों द्वारा होता है, और कुछ बेहद छोटे स्टोन्स के कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही किडनी के अलग समस्या है जिसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर एक एंड स्टेज बीमारी है जिसमें आपके किडनी की जितनी भी क्षमता है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाती है और उसके बाद में व्यक्ति को अपने खून से जितने भी गंदगी है उसको निकालने के लिए एक्सटर्नल किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, जो कि डायलिसिस है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। तो ये किडनी का एक, साथ ही साथ किडनी की अलग समस्या होती है, जैसे किडनी में कैंसर हो सकता है, पेशाब की जो नली है उनमें कैंसर हो सकता है। ये कुछ बीमारियां हैं जो कि यूरोलॉजी में डील होती हैं सारी। जैसे कि आपने बताया किडनी फेलियर, तो ये स्टेज कब आती है और मतलब इसके संकेत क्या हैं कि मरीज़ पहचान जाए और कि उसे अब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कारणों की वजह से। किडनी फेलियर के कारण जो कि हमारे देश में हैं वो सबसे कॉमन है, उसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, काफ़ी समय से यदि दोनों गुर्दों में पथरी है, आपके किसी अन्य ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं जिन्हें, उसकी वजह से है। लेकिन सबसे कॉमन हमारे देश में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है, जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी आपकी ब्लड प्रेशर है या कितना आपका शुगर है, इस पे कम डिपेंड करता है, कितने समय से है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वजह से जब भी अगर आपको डायग्नोज होता है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह, तो आपको अपने किडनी की जांच कराना बेहद आवश्यक है। पेशाब की और खून की जांचें जो कि किडनी के बारे में बताती हैं वो कराना बेहद आवश्यक है और निरंतर समय हर 6-6 महीने, साल भर में कराना ज़रूरी है। किडनी फेलियर जब होता है तो मरीज को पैरों में सूजन आना, मुंह पर सूजन आना, उसके पेशाब जो बन रहा है वो बेहद कम हो जाना, पेशाब का जो 24 घंटे में जितना पेशाब बनना चाहिए उससे बेहद कम बनना, अलग अलग जगहों पे पानी भर जाना, सांस में तकलीफ़ होना, ये सब समस्याएं होती हैं जब पेशेंट को किडनी फेलियर होता है।
कई पेशेंट्स को सर किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह भी दी जाती है, तो वो क्या स्टेज है, कब ये नौबत आती है? देखिए, होता क्या है कि किडनी फेलियर की भी स्टेज है। एक जब किडनी फेलियर होता है तो उसमें अलग अलग चरण होते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 और ESRD यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ तक। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपको तब से सोचना शुरू हो जाना चाहिए जब आपको किडनी फेलियर डायग्नोस होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको उस समय तक वेट नहीं करना है कि भाई आपका जब बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो जाए, डायलिसिस के बावजूद भी आपको दिक्कत आ रही हो, तब तक वेट नहीं करना है। तो किडनी फेलियर पता लगने के बाद में अगर आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर यानी काफ़ी समय का किडनी फेलियर जो आपको पता लगा है, वही सबसे पहला समय जब आपको पता लगा आप अपने ट्रांसप्लांट के बारे में सोचने का और अपने डॉक्टर से बारे में बात करने का। किडनी ट्रांसप्लांट यूजुअली उन मरीजों में किया जाता है जिनमें कई महीने कई सालों तक डायलिसिस के बाद में भी उनका क्रिएटिनिन स्टेबल नहीं हो पा रहा है या किडनी फंक्शन टेस्ट है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ पेशेंट का स्टेटस क्या है, दूसरी चीज़ क्या कोई ऐसा सूटेबल व्यक्ति है जो उसको डोनेट कर सके। आपको ध्यान होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके खून में मिलाप होना चाहिए, जिसको आप किडनी दे रहे हैं उसको, तब जाके आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वरना किडनी ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा आसानी से नहीं हो पाती है। साथ ही साथ कई ऐसे लॉज हैं जो कि फॉलो होने चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। ये सब होने के बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट होता है और ये डेडिकेटेड किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर्स पे होता है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले कब सोचना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, जब आपको डायग्नोस हो कि आपको किडनी फेलियर है, और तभी आपको अपने डॉक्टर से, खासकर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करनी शुरू कर देनी चाहिए कि क्या इसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, नहीं है, कब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे करना चाहिए, कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं मुझे देने के लिए, उस बारे में बात करनी है। अरुण से यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि उसके बाद पेशेंट की लाइफ नॉर्मल हो सकती है? बिल्कुल। किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा एडवांस है शल्य चिकित्सा में, और जो मरीज हफ्ते में 3-3 बार यानी हर दूसरे दिन डायलिसिस पे डिपेंडेंट थे, वो कम्प्लीटली डायलिसिस फ्री हो सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उनको कुछ दवाइयाँ लेना आवश्यक है जो कि कुछ दवाइयाँ उम्र भर चल सकती हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ की जो क्वालिटी है और जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल तक जिएंगे और कैसे जिएंगे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से सुधर सकती है। डॉक्टर अरुण, अब मैं आऊँगी बच्चों पर। जैसे बच्चों में कई बार जन्मजात होती हैं कुछ यूरिन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों में जन्मजात यूरिन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें अधिकतर प्रॉब्लम वो होती हैं जिनमें उनका जो यूरिन सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, या अगर डेवलप हुआ है तो गलत तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। ये अधिकतर प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में जो कि यूरिन सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, नवजात बच्चों में खासकर। और ये बात मैं बताना चाहूँगा और एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि ये सारी ट्रीटमेंट्स, इनके सारे ट्रीटमेंट अब अवेलेबल हैं। अगर बच्चे को जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए लिया जाए तो इन सभी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, सिम्टम्स यूजुअली बच्चों में पेशाब से रिलेटेड हो सकते हैं कि पेशाब नहीं हो रहा है, या पेशाब अटक रहा है, पेशाब की धार नहीं आ रही है, या छोटा बच्चा भी पेशाब नहीं कर पा रहा है, या ऐसी या बहुत रोता है पेशाब करते समय, या बिल्कुल साफ़ दिखने वाली समस्या होती है जिसमें उसकी पेशाब की थैली पेट के बाहर है, या पेशाब का रास्ता, पेशाब का जो लिंग का अंग है वो ढंग से नहीं बना हुआ है। ये चीज़ें कई बार डिलीवरी के तुरंत बाद जो आपके बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो तुरंत पहचान सकते हैं और इमीडिएटली रेफ़र करके हमें बता सकते हैं, तो हम उसके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके लिए। जी सर, कई बार देखने में आता है कि छोटे बच्चों के लिए तो ये बात नॉर्मल है बिस्तर गीला करना लेकिन 10 से 11 साल के बच्चों में भी कई बार ये प्रॉब्लम, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सबसे पहली बात तो 5 साल तक की जो बच्चे हैं वो यूजुअली बिस्तर गीला करते हैं, इसलिए 5 साल तक हम यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस नहीं करते हैं। हम 5 साल के बाद भी अगर बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है तो उसके 2-3 कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण बिहेवियरल प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे, ये अधिकतर उन बच्चों में पाया जाता है जो बहुत गहरी नींद सोते हैं, तो उनका जो ब्रेन है वो नींद को एम्फसाइज़ करता है और यूरिन को निकलने देता है।
बजाय इसके कि उनको उठ के पेशाब करने के लिए वो करें। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और बिस्तर बार बार गीला कर रहा है तो आप या तो अपने बच्चों के डॉक्टर या फिर यूरोलॉजिस्ट से एक बार ज़रूर मिलें। और ऐसे सभी बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि वो नींद से उठने के बाद में जब नींद आ जाती है तो माँ बाप को उनको 1 घंटे बाद उठा के उनको पेशाब कराना आवश्यक है। उनकी नींद का साइकिल तोड़िए जिससे कि उनको जो गहरी नींद है उससे वो उठ सकें और यूरिन कर सकें। धीरे धीरे ये जो समस्या है 10 साल तक आते आते आधे से भी कम बच्चों में रह जाती है और 15 साल तक मुश्किल से कोई 1/4 बच्चों में रह जाती है। लेकिन अगर 10 साल तक का भी है, जैसे आप कह रहे हैं 10 साल तक की ये समस्या है, तो उसके लिए दवाइयाँ भी हैं। वो डॉक्टर आपसे पहले बच्चों को इन्वेस्टिगेट करके और फिर दवाइयों के लिए वो करें ट्रीटमेंट वगैरह देंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको बच्चे का बिहेवियर देखना है और डॉक्टर से मिलना है। जी सर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये अक्सर लोगों में देखा जाता है, कई लोगों में तो ये टेंडेंसी बन जाती है, उन्हें बार बार होता है। क्या इसके कारण है और प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए हमें? यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, खासकर महिलाओं में, और कुछ लोगों में ये बार बार होते हैं। इसके कारण कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपके यूरिन के ट्रैक्ट में पेशाब के रास्ते में कोई दिक्कत हो, उस वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, या कुछ लोगों को ऐसी जनरल टेंडेंसी होती है कि उनको यूरिन में बार बार प्रॉब्लम होता है। महिलाओं में खासकर अगर उनके बच्चेदानी के रास्ते से बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी या स्मेल बदबूदार सफ़ेद पानी वगैरह आ रहा है तो उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। कुछ महिलाओं में ये टेंडेंसी होती है कि बाहर के किसी भी शौचालय का इस्तेमाल करते ही उनको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। ये कॉमन है क्योंकि पेशाब का रास्ता महिलाओं में छोटा होता है, तो उस वजह से क्या है कि उनको बार बार इन्फेक्शन होने के चांस हैं। यदि आपका पेशाब का रास्ता ठीक है सोनोग्राफी और पेशाब की जांचों के बाद में, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो कि डॉक्टर आपको देंगे। कि आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो आपकी पहले जांच होती है, और अगर जांच में ये पाया जाता है कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत का इलाज किया जाता है। अगर ये पाया जाता है कोई दिक्कत नहीं है तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपको यूरिन इन्फेक्शन कम हो। महिलाओं के लिए अगर आप बाहर का बाथरूम यूज़ करती हैं और आपको लगता है कि उससे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो आप कोशिश करें कि ना यूज़ करें, और अगर आपको करना ही है तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप स्प्रे कर सकते हैं बाथरूम के एरिया में ताकि वो क्लीन हो जाए और फिर बाथरूम यूज़ करें। पानी खूब पिएँ, कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी, खासकर हमारे यहाँ पे राजस्थान में ये ज़रूरी है। पानी मतलब सारे पेय पदार्थ मिला के 3 से 3.5 लीटर होना चाहिए। और पेशाब होल्ड ना करें। कई महिलाओं की ये टेंडेंसी होती है कि पेशाब रोक के रखती हैं क्योंकि वो किसी भी कारणवश, चाहे वो ऑफिस में नहीं जा सकती या बाहर नहीं जा सकती, वो करना गलत है कि उससे यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने के चांस रहते हैं। तो हर 2-3 घंटे में पेशाब करें, पानी खूब पिएँ, अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह क्लीन रखें, पेशाब के रास्ते को क्लीन रखें, और कोशिश करें कि आपको अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो उसका पूरा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जी डॉक्टर अरुण, अब मैं जानना चाहूँगी आपसे यौन रोगों के बारे में। ये क्या होते हैं और यूरोलॉजी में इनके लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो यौन रोग वे रोग हैं जो कि यौन संबंध से होते हैं, और यौन रोगों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि जो हो सकते हैं। कई ऐसे हैं जो हम जानते हैं, जैसे HIV है, STDs हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, और कई ऐसे हैं जो कि हम जानते नहीं हैं लेकिन सिंपल, जैसे आपने यूरिन इन्फेक्शन के बारे में बताया। यूरिन इन्फेक्शन भी यौन रोग के अंदर आता है कि यौन संबंध के बाद में कई लोगों को यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेफ़ सेक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्लीन करें अपने आप को सेक्स करने के बाद में, और सेफ़ सेक्स प्रैक्टिस करें। अच्छा, दूसरी एक बेहद इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आपको ये आशंका है कि आपको यौन रोग हो सकता है किसी भी कारणवश, चाहे आपने सेफ सेक्स नहीं किया है या कोई भी रीज़न है, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उसको छुपाएं ना। यौन रोगों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कंप्लीट क्योर भी कई रोगों का पॉसिबल है। टाइम से परामर्श और टाइम से ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है, तो वो आप अवश्य करें। जी, महिलाओं में इनफर्टिलिटी भी क्या यहाँ क्योरेबल है? जी, एक्चुअली महिलाओं की इनफर्टिलिटी के लिए मोस्टली गायनोकोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी पर से
केवल महिलाओं से है, ये एक मिथ है। इनफर्टिलिटी दोनों की वजह से हो सकती है, महिलाओं की वजह से भी हो सकती है, पुरुषों की वजह से भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का अर्थ ये है कि अगर आप दोनों साथ रह रहे हैं, आप शादीशुदा हैं या साथ रह रहे हैं और 1 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एक मिथ है कि जो भी बच्चा नहीं हो रहा है तो वो किसी औरत की दिक्कत की वजह से। ऐसा नहीं है। 1/3 यानी 30 से 40% इंस्टेंसेस में पुरुषों की किसी दिक्कत की वजह से, उनके जो वीर्य है उसमें कोई कमी की वजह से या किसी दिक्कत की वजह से बच्चा नहीं होता या इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट और दोनों का इवैल्यूएशन ज़रूरी है। इसमें अगर आप महिलाओं के लिए हैं तो आप महिला डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो आप हमारे यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेके और अपना ट्रीटमेंट और इवैल्यूएशन करा सकते हैं। डॉक्टर अरुण, आपसे जाना हमने यूरोलॉजी में जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन जिन बीमारियों का इलाज किया जाता है, तो इन सब का आप ट्रीटमेंट देते हैं वो मेडिकल के आधार पर भी हो सकता है कि सर्जिकल ही एक उपाय है? नहीं, सबसे पहले ऑलमोस्ट सारे यूरोलॉजी की ट्रीटमेंट जो है, आप कैंसर को छोड़ दें, पर अधिकतर सबसे पहले का उपाय मेडिकल ही है। ठीक है, किसी कारणवश अगर मेडिकल फेल होता है या कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं तो सर्जिकल उपाय किया जाता है। तो मेडिकल और सर्जिकल दोनों उपाय मौजूद हैं, लेकिन किस मरीज को कैसा उपाय है ये डॉक्टर तय करता है कि सबसे सही उसके मर्ज के लिए सबसे सही उपाय क्या होगा। कई बार यौनांगों में ट्यूमर और कैंसर जैसी स्टेज भी आ जाती हैं, तो इसके लिए एक तो ये डिटेक्ट कैसे होता है? कुछ ज़रूरी टेस्ट भी इसके लिए जो होते हैं वो आप हमें बताइए प्लीज़। यौनांगों में जो ट्यूमर आते हैं उनमें आपके लिंग का ट्यूमर हो सकता है, आपके जो गोसे हैं या बॉल्स हैं उनका ट्यूमर, टेस्टिस हैं उनका ट्यूमर हो सकता है। जो लिंग का अगर ट्यूमर रहता है तो उसमें अधिकतर ये होता है कि या तो आपके लिंग पे जो छाल है वो बहुत रेड हो रही है या उस पर कोई गांठ हो रही है। यदि ऐसा कुछ है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो बेहद ख़तरनाक हो सकती है और उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जो आपकी टेस्टिस या गोसे होते हैं उसमें अगर आपकी कोई ऐसी सूजन है जो बढ़े जा रही है या भारीपन आपको लग रहा है तो उसके लिए भी आपको तुरंत डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। हर सूजन कैंसर नहीं होती है, लेकिन हर कैंसर के पहले कुछ लक्षण होते हैं जो अगर पता लगा लिए जाएं तो उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है। अगर आपको कोई भी शक है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए इस चीज़ में। इसके लिए टेस्ट हम कौन से करवाएं? डिपेंड करता है कि कैसा कैंसर है, ठीक है ना। जो गोलियों का कैंसर होता है तो उसमें सोनोग्राफी और खून की जांचें होती हैं। लिंग का कैंसर होता है तो उसका टुकड़ा लेके जांच के लिए भेजा जाता है देखने के लिए कि किस तरह का कैंसर है। तो हर उसका एक अलग इवैल्यूएशन है, लेकिन जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि मरीज का स्वयं पता लगाना। अगर वो आपको कोई भी शक हो रहा है किसी भी समय कि आपको कोई गांठ है या कोई ऐसी जगह लिंग पे जो कि बहुत ज़्यादा लाल है या उसमें से कोई दिक्कत हो रही है, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं एक बार। इसका स्वयं इलाज ना करें, एक बार दिखाएं, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो डॉक्टर आगे उसके आपसे आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर अरुण, आपसे बातचीत में हमने पाया कि काफ़ी बीमारियों का लिंक हमारी किडनी से है, तो उन्हें हम कैसे फिट रखें ये आप हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा जिनको पहले से कोई बीमारी है। याद रखें, अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हार्ट की डिजीज़, ऐसी कोई बीमारी है, अपने आप को ये ना सोचें कि वो केवल उसी चीज़ की बीमारी है, अर्थात हार्ट के तो केवल हार्ट की बीमारी है, बीपी है तो केवल बीपी है। सब अंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हर एक का असर किडनी पे पड़ सकता है। तो अगर आपको इनमें से कोई सी बीमारियां हैं, आप अपने किडनी की जांचें समय समय पे करवाते रहें, ये बेहद ज़रूरी है। जो लोग नॉर्मल हैं वो अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एटलीस्ट 3 से 3.5 लीटर पानी पिएं, अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखें। अपने यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो कि किडनी के टेस्ट होते हैं वो अगर 40 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है तो हर 6 महीने या 1 साल में ज़रूर करवाएं।
आपको अगर कोई ऐसे आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि आपके किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम रही है, तो 40 साल से पहले भी आपको अपने किडनी टेस्ट वगैरह समय समय पे करवाते रहने चाहिए। और यूरिन से जहाँ तक संबंध है, यूरिन आप जैसे मैंने पहले भी कहा 2-2 घंटे में यूरिन करें, पानी खूब पिएँ, यूरिन को होल्ड ना करें। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है यूरिन में, तो डॉक्टर से अवश्य मिलें। ये तरीके हैं जब आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। डॉक्टर, एक यूरोलॉजिस्ट होने के नाते आप सभी को क्या सलाह देंगे कि कैसा हमारा लाइफस्टाइल हो? सबसे पहली बात तो मैं लाइफस्टाइल का यूरोलॉजी या उससे संबंध नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका लाइफस्टाइल हमेशा हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि आपके सारे शरीर का एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई भी आपको बीमारी होगी, आपकी किडनी पर असर होगा। आप एक्सरसाइज करें रेगुलरली, खाना आपका समय समय पर लें, पौष्टिक आहार लें। आप कोशिश करें कि आपके खाने में ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक ये सब ना हो, एक नॉर्मल अमाउंट वो। आप अपने वज़न का ध्यान रखें। आप हर तरीके से हेल्दी रहने की कोशिश करें। अगर आप हेल्दी होंगे ओवरऑल, तो आपके किडनीज़ पे बहुत कम चांस है कोई असर होगा। अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो अपना समय समय पे जांच और अपनी किडनी का इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं। यही मैं उनसे कहना चाहूँगा सबसे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आज हमारे साथ थे अलवर यूरोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपी सेंटर से डॉक्टर अरुण कुमार जैन, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, अपना सब कुछ, आपकी दिनचर्या सब संयमित हो। और यदि आपको कोई बीमारियां हो भी जाते हैं, तो जितनी जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका इलाज शुरू हो जाएगा और जल्द ही आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मेरे सहयोगी सचिन मेहंदी रत्ता के साथ मैं अर्चना जैन, ATL न्यूज़ अलवर के लिए।